नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर के नारायण के एक बहुत ही जाने माने उपन्यास की, द गाइड। हाँ, द गाइड एक ऐसी किताब जिसने भारतीय अंग्रेजी साहित्य पर मतलब एक गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, शायद वो देवानंद वाली फिल्म भी देखी हो। हाँ हाँ, वो भी काफी पॉपुलर थी। लेकिन इसकी कहानी, इसके किरदार आज भी उतने ही सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? सही कहा। तो हमारे पास आज इस पर दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तो अंग्रेजी वेबसाइट है bookindex.in, उसकी समीक्षा है। अच्छा। और दूसरी एक काफी डिटेल्ड हिंदी समीक्षा है। हाँ। तो दोनों के पॉइंट्स को देखेंगे। बढ़िया। इससे एक बैलेंस्ड व्यू मिलेगा। हाँ, वही। तो आज हम इन स्रोतों के जरिए द गाइड की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। जी। कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी के उतार चढ़ाव, इसके किरदार, खासकर राजू और रोसी। हाँ, वो दोनों तो बहुत जटिल है। बिल्कुल। उनकी जटिलताएं, इसमें छिपे हुए संदेश और साहित्य में इसकी क्या जगह है, ये सब समझें। और ये जानने की कोशिश करें कि मालगुडी का ये गाइड हमें सिखाता क्या है आखिर। सही। तो शुरुआत करते हैं लेखक से, आर के नारायण और उनका वो जादुई शहर मालगुडी। मालगुडी। हाँ, नारायण साहब का नाम आते ही मालगुडी याद आता है। वो भारत के शुरुआती और सबसे अहम अंग्रेजी उपन्यासकारों में से हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मालगुडी तो जैसे उनकी कहानियों का एक किरदार ही बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो जीता जागता शहर लगता है। और द गाइड की बात करें तो ये तो यकीनन उनके सबसे चर्चित कामों में से एक है। हाँ, इसे 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। ये इसके साहित्यिक महत्व को दिखाता है। और जैसा आपने कहा, 1965 में जो फिल्म बनी, देवानंद और वहीदा रहमान वाली। हाँ, उसने तो इसे घर घर पहुंचा दिया। और ये कहानी भी पूरी तरह मालगुडी में ही रची बसी है। तो कहानी का हीरो है राजू। राजू एक आम सा दुकानदार, लेकिन बहुत बातूनी, चार्मिंग। हाँ। उसकी यही खूबी उसे गाइड बना देती है मालगुडी रेलवे स्टेशन पर आने वाले टूरिस्ट का फेवरेट। रेलवे राजू नाम पड़ जाता है उसका। और वो इसी में आगे बढ़ता जाता है। हाँ, और यही राजू का कैरेक्टर दिलचस्प हो जाता है। वो आकर्षक है, बातें बनाना जानता है, पर साथ ही काफी मौकापरस्त भी है। हाँ, हिंदी समीक्षा में तो उसे अवसरवादी कहा गया है और अंग्रेजी वाली में चार्लेटन, मतलब बहुरूपिया या धोखेबाज। बिल्कुल। और वो है भी कुछ हद तक, लेकिन फिर भी पाठक उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, शायद इसलिए कि उसमें इंसान वाली कमजोरियां दिखती हैं। और उसकी कहानी का अंदाज भी थोड़ा अलग है, वो पिकेरेस्क स्टाइल वाला। हाँ, पिकेरेस्क मतलब एक ऐसे हीरो की कहानी जो थोड़ा बदमाश है, समाज के नियमों से खेलता है, पर प्यारा लगता है। राजू बिल्कुल वैसा ही है। तो राजू की ये गाइड वाली जिंदगी चल रही होती है और फिर एंट्री होती है रोजी और मार्को की। हाँ, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। मार्को एक विद्वान जो अपनी रिसर्च में पूरी तरह खोया हुआ है। मालगुडी की गुफाओं पर रिसर्च करने आया है। उसे दुनिया से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी रोसी से भी कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। और रोजी उसकी युवा खूबसूरत पत्नी, जिसके अंदर डांस का एक गहरा जुनून है। तो यहीं से चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं। बहुत ज्यादा। मार्को का रवैया रोजी के लिए बहुत मतलब ठंडा है, उपेक्षा भरा। वो उसके डांस के पैशन को बिल्कुल नहीं समझता, बल्कि दबाता है। उसे फालतू समझता है शायद। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दूसरी तरफ है राजू। वो रोजी की खूबसूरती देखता है और उसके अंदर की वो आर्टिस्ट वाली बात उसे पहचान लेता है। और फिर वो इस सिचुएशन का फायदा उठाता है। हाँ बिल्कुल। वो देखता है कि रोजी अकेली है, मार्को से नजरअंदाज कर रहा है, तो वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ फायदा उठाना था? क्योंकि वो रोजी के डांस को तो बढ़ावा भी दे रहा था, जिसे मार्को दबा रहा था। इसमें थोड़ी सहानुभूति भी थी क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है, और शायद यही राजू की कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए, स्वार्थ तो है ही। वो रोसी की तरफ अट्रैक्टेड है और मार्को की गैर मौजूदगी का फायदा भी उठाना चाहता है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि वो सच में उसकी कला की इज्जत करता हो, या कम से कम उसमें एक मौका देखता हो, उसके लिए भी और अपने लिए भी। वो उसे वो एनकरेजमेंट देता है जो पति से नहीं मिला। और जब मार्को को पता चलता है तो उसका जो ईगो है वो हर्ट होता है। वो बहुत रूखा आदमी है। वो रोसी को वहीं छोड़कर चला जाता है, बिल्कुल बेसहारा। तो अब रोसी अकेली है और राजू के लिए एक नया रास्ता खुल गया। हाँ, वो उसे सहारा देता है, लेकिन सिर्फ सहारा नहीं देता, वो उसकी डांसिंग टैलेंट को दुनिया के सामने लाता है। वो बन जाता है उसका मैनेजर।
और रोसी एक कामयाब फेमस डांसर बन जाती है। बहुत कामयाब, और इसके साथ ही राजू का भी सितारा चमकता है। पैसा, शोहरत सब मिलता है। लेकिन यहीं से कहानी फिर एक मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। सफलता अक्सर अपने साथ दूसरी मुश्किलें लाती हैं। राजू, जो कभी सिर्फ एक गाइड था, अब दौलत और पावर के नशे में आ जाता है। उसकी इच्छाएं वो बढ़ती ही जाती हैं। और वो रोसी का इस्तेमाल करने लगता है। हाँ, कड़वा सच यही है। वो उसका शोषण करने लगता है। जिस आदमी ने उसे मार्को के कंट्रोल से निकलने में मदद की, वही अब उसे कंट्रोल करने लगता है। ये तो विडंबना है। बहुत बड़ी विडंबना। वो उसे पैसे कमाने की मशीन समझने लगता है। उसकी कला से ज्यादा उसके पैसों पर ध्यान देता है। उसे सोशली भी रोकने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्को करता था। ये दिखाता है कि कैसे पैसा और ताकत इंसान को बदल देते हैं। बिल्कुल। और रोसी, वो फिर से खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, एक पिंजरे में। उसका गुस्सा, उसकी निराशा बढ़ती जाती है। और राजू का ये लालच और इनसिक्योरिटी वो उसे अपराध की तरफ ले जाता है। हाँ, अपना कंट्रोल बनाए रखने के चक्कर में, या शायद और पैसे के लिए, वो रोसी के नाम पर, क्या कहते हैं, जालसाजी कर बैठता है, सिग्नेचर फोर्ज कर देता है। और पकड़ा जाता है। हाँ, धोखाधड़ी का केस बनता है, मुकदमा चलता है, और उसे जेल हो जाती है। उसका वो चमकता हुआ सितारा डूब जाता है। ये कहानी का एक बड़ा सबक है शायद, कि महत्वाकांक्षा ठीक है, पर बिना नैतिकता के वो बर्बादी लाती है। बिल्कुल सही। तो जेल की सजा काटकर जब राजू बाहर आता है, तब वो क्या है? एक हारा हुआ इंसान। हाँ, बिल्कुल। थका हुआ, दिशाहीन, उसे समझ नहीं आता कहाँ जाए, क्या करे। वो भटकते भटकते एक अनजान गांव पहुंच जाता है और वहां एक मंदिर में पनाह लेता है। और यहीं वो अविश्वसनीय मोड़ आता है। हाँ, ये हिस्सा तो लगभग जादुई सा लगता है। उस गांव का एक भोला भाला किसान है, वेलन। वो राजू को देखता है, बड़ी हुई दाढ़ी, शायद थका हुआ चेहरा, मंदिर में बैठा हुआ, और उसे गलती से कोई महान साधु समझ लेता है। और राजू, वो तो हमेशा मौके की तलाश में रहता है। बिल्कुल। वो फौरन इस नई पहचान को, इस नए रोल को अपना लेता है। फिर से एक्टिंग शुरू। मतलब फिर से धोखा, साधु बनने का नाटक। शुरुआत में तो ऐसा ही लगता है। वो अपनी पुरानी चालाकी इस्तेमाल करता है, साधु बनकर मुफ्त का खाना, इज्जत सब हासिल करता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलता है। गांव वालों का उस पर जो अटूट विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो उसे अंदर से हिलाने लगती है। वो जिस रोल को प्ले कर रहा था, वो रोल उस पर हावी होने लगता है। कुछ ऐसा ही। ये सवाल उठता है कि क्या वो अब भी सिर्फ नाटक कर रहा है, या अनजाने में ही सही उसके अंदर सच में कोई बदलाव आ रहा है। ये बड़ा पेचीदा पॉइंट है। और तभी गांव में सूखा पड़ जाता है, भयंकर वाला। हाँ, बड़ी मुसीबत आ जाती है। फसलें सूख जाती हैं, पानी की किल्लत, लोग बेहाल। और गांव वाले उम्मीद किससे करेंगे? अपने स्वामी जी से। बिल्कुल। वो अपनी सारी उम्मीदें, अपनी पूरी आस्था राजू पर टिका देते हैं। वो उससे कहते हैं कि आप उपवास कीजिए, तपस्या कीजिए, ताकि भगवान बारिश भेजें। ये तो राजू के लिए मुश्किल हो गया होगा। एक समीक्षा में लिखा था कि क्या वो उम्मीद करते थे कि वो 15 दिन भूखा रहेगा और घुटने तक पानी में खड़ा रहेगा? हाँ, ये उसके लिए एक जबरदस्त चुनौती थी। वो तो ठग था, साधु नहीं। लेकिन अब वो फंस गया था। एक तरफ उसका झूठ, दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी का सवाल। बिल्कुल, धर्म संकट। और यहीं पर शायद उस चालाक रेलवे राजू का खात्मा होता है और एक नए राजू का जन्म। कैसे, क्या करता है वो? गांव वालों का वो विश्वास, उनकी वो मासूमियत, वो उसे झकझोर देती है। शायद पहली बार वो अपनी जिंदगी में किसी और के लिए कुछ करने का सोचता है। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई इमेज में इतना फंस गया कि पीछे हटने का रास्ता ही नहीं। तो वो उपवास शुरू कर देता है। हाँ, कारण चाहे जो भी हो, वो उपवास शुरू कर देता है। और ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये एक तरह का आत्म बलिदान बन जाता है। बिल्कुल। ये उसका पहला ऐसा काम है जिसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और इसी काम से वो सच में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाता है, कम से कम लोगों की नजरों में। ये उसकी शुद्धि का रास्ता बनता है, मोक्ष की तरफ एक कदम। शायद ये कहना मुश्किल है कि ये बदलाव कितना अंदरूनी है और कितना बाहरी दबाव की वजह से, पर बदलाव होता है, ये पक्का है। तो अगर हम पूरी कहानी के थीम्स पर नजर डालें, तो ये उपन्यास कई लेवल पर बात करता है। एक तो वो बदलाव और खुद को खोजने वाली बात। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डिस्कवरी, ये तो राजू की पूरी जर्नी का सार है। और लालच, महत्वाकांक्षा, उनका क्या नतीजा होता है, ये भी साफ दिखता है। बिल्कुल। फिर प्यार, निर्भरता, धोखा, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, राजू रोसी का रिश्ता,
मार्को रोसी का रिश्ता, और आखिर में वो आस्था और भ्रम का सवाल, मोक्ष की तलाश, खासकर कहानी के एंड में। नारायण साहब का लिखने का स्टाइल भी इसे खास बनाता है। हिंदी समीक्षा में भी ये बात थी कि वो कहानी को 2 ट्रैक पर चलाते हैं। हाँ, वो डुअल नरेटिव, प्रेजेंट में राजू गांव में है और फ्लैशबैक में उसकी गाइड बनने से जेल जाने तक की कहानी चलती है। इससे राजू का कैरेक्टर धीरे धीरे खुलता है। हाँ, परत दर परत। और नारायण का वो सिग्नेचर स्टाइल, हल्का सा ह्यूमर, सटायर, सरल भाषा में गहरी बात, वो सब यहाँ है। हाँ, गंभीर विषयों को भी भारी नहीं होने देते। बिल्कुल। और सिंबॉलिज्म भी है। गाइड शब्द खुद ही कितना मायने रखता है, रास्ता दिखाने वाला भी, भटकाने वाला भी। और उपवास, वो त्याग और शुद्धि का प्रतीक बन जाता है। सही। एक समीक्षक ने कहा था कि नारायण के पात्र न तो फरिश्ते होते हैं न शैतान, वो आम इंसान होते हैं अपनी कमजोरियों और सपनों के साथ। राजू बिल्कुल वैसा ही है। अगर उपन्यास की मजबूती की बात करें तो सबसे पहले तो राजू का किरदार ही आता है। इतना रियल, इतना कॉम्प्लेक्स। हाँ, उसे आप आसानी से जज नहीं कर सकते। वो अच्छा भी है, बुरा भी, इसीलिए शायद इतना मानवीय लगता है। और रोसी, उसका किरदार भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसी औरत है जो अपनी कला, अपनी आजादी के लिए लड़ती है। हाँ, मार्को और राजू दोनों ही उसे अपने तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर भी वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती है। और कहानी में छोटे शहर का जो माहौल है, भारत की परंपराएं, मॉडर्निटी से उनका टकराव, ये सब बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नारायण की भाषा की सादगी भी एक प्लस पॉइंट है। लिखना आसान पर मतलब गहरा। हाँ, बिल्कुल। एक समीक्षक ने इसे आत्म सुधार के रास्ते पर ले जाने वाली सुंदर कहानी कहा। दूसरे ने इंसानी मन की जटिलताओं का बेहतरीन चित्रण। ये सब बातें सही हैं। लेकिन अगर आज के नजरिए से देखें तो कुछ कमियां भी दिख सकती हैं, या आलोचना के बिंदु हो सकता है। जैसे कुछ आज के पाठकों को शायद कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लगे। आजकल लोगों को तेज कहानियां पसंद आती हैं। और राजू का वो अचानक संत बन जाना, वो कुछ लोगों को शायद हजम ना हो। हाँ, ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट रहा है। कुछ क्रिटिक्स को ये बदलाव थोड़ा ज्यादा अचानक या बाहरी दबाव वाला लग सकता है। हालांकि इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि हालात और लोगों का विश्वास इंसान को बदल सकता है। एक और बात कही जाती है कि रोजी के किरदार को सेकंड हाफ में और स्पेस मिल सकता था। राजू के जेल जाने के बाद फोकस उसी पे ज्यादा हो जाता है। सही कहा। और अंत, वो तो बिल्कुल खुला हुआ है, पता ही नहीं चलता कि राजू का क्या हुआ। हाँ, उपन्यास का एंड एम्बिग्यूअस है। राजू बचा या नहीं, बारिश आई या नहीं, कुछ नहीं पता। ये कुछ पाठकों को शायद अच्छा न लगे, लेकिन शायद यही नारायण चाहते थे कि पाठक खुद सोचे। बहुत मुमकिन है। शायद वो कहना चाहते थे कि मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है जो राजू ने तय किया, उसका वो बदलाव। तो कुल मिलाकर इस कहानी से क्या सबक मिलता है? निचोड़ क्या है? एक बात तो साफ है कि एम्बिशन बुरी चीज नहीं, पर जब वो नैतिकता छोड़कर सिर्फ लालच बन जाए तो खतरनाक है। और प्यार, वो कंट्रोल से नहीं, सम्मान से चलता है। बिल्कुल। राजू और मार्को दोनों ये नहीं समझ पाए, और शायद सच्ची खुशी या सार्थकता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करने में है। राजू का अंत इसी तरफ इशारा करता है। राजू की कहानी ये भी दिखाती है कि इंसान कितना भी गिरे, उसमें उठने और बदलने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हाँ, ये कहानी गाइड की है, पर असल में जिंदगी के रास्तों, भटकाओं और शायद सही रास्ता पाने की कहानी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असली पहचान क्या है, जो हम दुनिया को दिखाते हैं या जो हम अंदर से हैं। और क्या इन दोनों के बीच का फासला कभी मिट सकता है? संक्षेप में कहें तो द गाइड सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये इंसान के मन, उसकी नैतिकता, उसकी आध्यात्मिकता की गहराइयों को टटोलता एक क्लासिक है। बिल्कुल। और इसीलिए इतने साल बाद भी ये उतना ही रेलेवेंट है और भारतीय अंग्रेजी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं फिर। हाँ, जरूर। ये कि राजू का वो आखिरी बदलाव, वो उपवास, क्या वो सच में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, एक सच्चा हृदय परिवर्तन? या फिर वो सिर्फ हालात का दबाव था, लोगों की उम्मीदों का बोझ, जहां उसके पास नाटक जारी रखने के सिवा कोई चारा नहीं था? हाँ, क्या उसका वो तथाकथित मोक्ष अंदर से आया था या बाहर से थोपा गया था? इसका जवाब शायद उपन्यास की तरह खुला हुआ है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आर के नारायण के कालजयी उपन्यास द गाइड पर अपनी ये गहरी पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं।